provide you the best I have. So guys, आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का एक अलग टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये है सेम ही चीज, लेकिन कई बार हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज की वजह से इसे डिफरेंट टॉपिक कहते हैं। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, ये कुछ खास तरीके के इंटीग्रल्स को बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकती है। जैसे अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, जिस तरीके से मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, उसी तरीके से बेटा मॉडुलस फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होता है। लेकिन हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग मॉडुलस फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखने को मिलेगा। हमारे साथ क्लास में आदर्श पांडे, उमेश आ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, जय हिंद एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की सभी प्रॉपर्टीज को एक एक करके पढ़ लिया होगा, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि मैं आज जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो स्पेसिफिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर ही रहेगा एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी वेरी डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज का ओवरव्यू शुरू करते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बेटा किस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हम लोग टारगेट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सचिन यादव, सचिन यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स हमारे रहेंगे। और क्वेश्चंस का अगर मैं कैटेगराइज करूं तो बेटा 2019 में एक ही बार एग्जाम हुआ था, तो इसलिए सिर्फ 3 क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर दिखाई दिए कि 2019 में 3 क्वेश्चंस हैं, जबकि 2018 में काफी अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन माने क्या होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोगों को जो चीज पढ़नी होती है वही सेम चीज का एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को किस में करना होता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व में करना होता है। यानी ये जो मैंने आपको एग्जाम एनालिसिस दिया है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ साथ एरिया अंडर द कर्व्स के कॉन्सेप्ट को भी एड ऑन करके चल रहा है। यानी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन और साथ में एरिया अंडर द कर्व्स इन दोनों को लेकर चल रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन सर 3 देखे गए 2019 में, 2018 में 12 क्वेश्चन देखे गए, 2017 में 8 क्वेश्चन देखे गए, 2016 में 9 क्वेश्चन देखे गए। तो वेटेज अच्छी है बेटा, अच्छी वेटेज है, यानी हमें इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि सवाल तो आने हैं, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आने हैं और अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन आने हैं। जय हिंद अमित बच्चे, जय हिंद। ठीक है, हाँ जी आदर्श पांडे बिल्कुल सही, पाथ फाइंडर इज द बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया सवाल ये रखता है अपनी बुक के अंदर। बाकी आप आर एस अग्रवाल भी देख सकते हैं, तो मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है। अगर याद नहीं है तो बेटा एक याद रख लो, आप लोगों को पाथ फाइंडर तो करनी ही है, दिस इज द बेस्ट सजेस्टेड बुक है बेटा पाथ फाइंडर। दूसरे नंबर पे आप लोग थोड़ा और प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं। तो ये दोनों बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी। ठीक है, ये दोनों बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी, ये दोनों बुक्स को आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था सर, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ा था, जिसमें मैंने 9 फॉर्मूलों के बेसिस पे आप लोगों को अलग अलग इंटीग्रेशन करने सिखाए थे। और फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इंटीग्रल हम लोगों ने देखा था, कि जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक के कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि सर अगर लीनियर जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक के डैश के बराबर है, अगर क्वाड्रेटिक का डैश के बराबर है, तो हम लोग क्या करते थे सर, हम लोग क्वाड्रेटिक को टी पुट कर देते थे। ये हम लोगों ने सीखा था और ये डायरेक्टली इसके साथ हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपसे क्या कहता है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन ये कहता है कि सर मान लीजिए किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आप करते हैं, किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाता है बेटा, जी एक्स आ जाता है। कितना आ जाता है, जी एक्स प्लस सी आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये क्या होता है बेटा, ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, जहां पर हमें एक्चुअली इसे इनडेफिनिट क्यों बोला जाता है। इनडेफिनिट का माने जिसके बारे में हमें पूरी तरीके से ना पता हो, इनडेफिनिट का माने वो होता है। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर ना एक नंबर रहता है जो कांस्टेंट, अननोन कांस्टेंट रहता है बेटा सी, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसीलिए बेटा इसे क्या बोला जाता है, इनडेफिनिट बोला जाता है।
लेकिन वहीं पर हमसे कहा जाता है कि सर इफ अगर हम लोग ये कहते हैं कि किसी फंक्शन एफ एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर कोई ना कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स प्लस सी बनकर आ जाता है, सो दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन वहीं पर ये बात बोली जाती है कि सर अगर हम लोग उसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b तक अगर इंटीग्रेशन करते हैं, x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b तक करते हैं, तो ये क्या हो जाता है बेटा, इसकी वैल्यू बराबर हो जाती है जी बी माइनस जी ए हो जाती है। यानी यहाँ पर जो नोट करने वाली बात कौन सी है सर, ये जो नीचे वाली लिमिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं कि यहाँ से है, और ये ऊपर वाली जो लिमिट है बेटा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अपर लिमिट हम लोग इसे बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं जी एक्स फंक्शन में, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं और दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में ये चीज समझाने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक फंक्शन ले लिया, जिसे मैंने कहा सर 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करने का है। कहां से कहां तक बेटा, 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करने का है। तो आप लोग इसे इंटीग्रेट करना जानते ही हैं बच्चे। आप इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। तो ये हमारा फंक्शन आ गया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के हिसाब से ये फंक्शन आ गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोगों के पास लिमिट है 1 से लेके 3 तक की। 1 से लेके 3 तक की लिमिट जो है, अब इसमें मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले मैं अपर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन करूंगा। अपर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू अपर लिमिट डाल दूंगा। तो मेरे पास क्या बनकर आएगा बेटा, पहला जो अपर लिमिट बनेगा वो बनेगा 3 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बेटा लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा। और मुझे इन दोनों का कर देना है बेटा डिफरेंस, इन दोनों का माइनस कर देना है। तो आप कहेंगे सर दिस वैल्यू इज 9 एंड 9 प्लस 3 12 एंड 12 प्लस 9 बाई 2, 12 प्लस 9 बाई 2 बेटा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 बाई 2 बाई 12 दूनी 24 और 9 करेंगे तो 33 अपॉन 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 33 अपॉन 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू, इस एंटायर वैल्यू। और यहाँ अगर कैलकुलेट करेंगे तो सर 1/2 और 1/3 5/6 होता है। 5/6 प्लस 1 करूंगा तो बेटा 11/6 हो जाएगा, यानी माइनस 11/6 हो जाएगा। तो एलसीएम आया 11, यहाँ पे 33, 99 माइनस 11 करेंगे तो 88 हो जाएगा। एंड यू विल गेट योर आंसर एज 44 डिवाइडेड बाई 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं गाइस। Any questions? ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? सिंपल सा था, कोई भी बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। पहले अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस जो होगा वो मेरा आंसर होगा इसके अंदर। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, इसका ज्योमेट्री में इसका क्या मतलब निकलता है बेटा। ये कहता है कि सर कोई भी फंक्शन अगर आप ले रहे हैं, कोई भी फंक्शन, सपोज कीजिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि सर किसी फंक्शन एफ एक्स का अगर आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक बेटा, ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा कि सर सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, हम लोगों ने ऐसे करके बना लिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया लेकिन आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा बेटा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो इट इज सेइंग दैट कि सर एफ एक्स फंक्शन जो है, सपोज करिए बेटा एफ एक्स फंक्शन जो वो ऐसे करके बन रहा है। कैसे बन रहा है, ऐसे करके इसका ग्राफ बन रहा है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो अब मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट में ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस कॉन्सेप्ट में अगर यहाँ से मैं एक पॉइंट ड्रॉप करता हूँ दिस, तो ये वाला पॉइंट, और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक ड्रॉप करता हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग बोलेंगे सर x बराबर a पॉइंट है और इसे हम लोग बोलेंगे x बराबर b पॉइंट है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये समझना है कि सर ये जो
लाइन बन रही है, ध्यान से सुनिए, ये जो आप लोगों को रीजन बन रहा है, जो क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र का जो नीचे वाला एरिया होगा, यानी इस यहाँ से लेके यहाँ तक के इलाके में ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्रफल होता है बेटा, ये क्षेत्रफल की वैल्यू कौन देता है? इसका जो एरिया होता है, इस एरिया की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिलेगी। ठीक है, ये जो एरिया हम लोगों के पास निकलेगा, ये जो एरिया होता है, दिस एरिया इज गिवन बाय, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, ये चीज हमें दी जाती है बेटा। ये एक्चुअली हमारा रिक्वायर्ड मीनिंग होता है जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। x बराबर a से लेके x बराबर b तक के इलाके में ये जो नीचे जो क्षेत्रफल आ रहा है, जो एरिया आ रहा है, दैट एरिया इज एक्चुअली गिवन बाय द डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन एग्जैक्टली इसमें हम छोटे मोटे फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज हम लोग आगे चल के बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीजें आती हैं जो गलत आपको एक सेंस देती है, लेकिन वो गलत सेंसेस में जब जरूरत होगी तब मैं आप लोगों को उस चीज को मैं वार्न कर दूंगा, नोट लगा दूंगा। अभी के लिए आप लोग अपने दिमाग में ये डाल सकते हैं कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। ठीक है बेटा, सिर्फ कर्व के अंडर जो लिमिट आपको पोजीशन दी गई है, x बराबर a से लेकर x बराबर b तक, उसके बीच में आने वाला जितना भी एनक्लोज्ड एरिया आ रहा है, दैट एरिया इज एक्चुअली गिवन बाय द डेफिनेट इंटीग्रेशन। एनी क्वेश्चंस गाइस? यहां तक सभी को बात समझ में आ जाती है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो एक तो मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है सर इस वाले मेथड का इस्तेमाल करने की, ये जिसमें हम लोग ग्राफ अगर नहीं बना सकते हैं तो हम लोग इंटीग्रेट करके एरिया निकाल रहे होंगे। और जिन ग्राफ का, जिनका मतलब ग्राफ बनाना आसान है, जिनका एरिया कैलकुलेट करना आसान है, तो मैं उसमें इंटीग्रेशन ना लगाकर बेटा ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे इन बातों का। रेस्ट आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं तो इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ले लेते हैं बेटा, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो देखो, ये x माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, तो ये बाई पार्ट से ये क्वेश्चन पहले तो इंटीग्रेट होगा। बाई पार्ट से इंटीग्रेट होने के बाद बेटा आप लोग लिमिट वैल्यू 0 से लेके 1 तक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा फटाफट बताओ फिर आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर्स गाइस। मैं आप लोगों को 60 सेकंड्स का समय दे रहा हूं, चलिए जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। ओके शिवम बच्चे, आंसर आपका गलत हो गया है। आपने सबसे पहले दिया लेकिन आपने जल्दबाजी कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम कहेंगे सर ये वही वाला फॉर्म है जिसमें u फंक्शन को हम लोगों ने x माइनस वन ले लिया और v1 फंक्शन जो होगा यानी e की पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर u डैश जो होगा वो सर 1 हो जाएगा, तो v2 फंक्शन जो होगा बेटा वो प्लस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा जब आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपको मालूम है कि सर यहाँ पर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए सर? मेरा आंसर होना चाहिए माइनस में x माइनस वन टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस में e की पावर माइनस एक्स, और इसमें बेटा प्लस सी ना लिखकर हम लोग लिमिट्स का यूज करेंगे 0 से लेके 1 तक का। तो आप इसे चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं अभी के लिए डायरेक्टली वैल्यू रखकर बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। व्हेन आई विल पुट 1 हियर, यहाँ पर अगर मैं 1 रखूंगा तो बेटा ये 0 बन जाएगा, सो नो नीड टू पुट द वैल्यू। यहाँ पर अगर मैं 1 रखूंगा तो बेटा ये माइनस वन अपॉन में e बन जाएगा, तो ये हो गया 1 को जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया।
अब जब मैं जीरो सब्सटीट्यूट करूंगा तो बेटा यहाँ जीरो रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ जीरो रखूंगा तो बेटा ये हमारे पास वन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ओनली वन आ जाएगा यहाँ पर बच्चे। और यहाँ पर जीरो रखूंगा तो बेटा ये वन माइनस माइनस के वन बन जाएगा। तो कुल मिला के बेटा ये माइनस और माइनस वन तो कट गए, तो हमें क्या बच रहा है? हमें सिर्फ वन अपॉन ई बच रहा है, वो भी नेगेटिव का। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बताइए सभी को क्लियर हुआ बच्चा लोग? इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चा लोग, सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, शिवम कुमार क्लियर है? थोड़ा जल्दबाजी कर गए आप, वरना आपका आंसर तो सही करीब करीब सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। fx वाला नहीं लगेगा क्या? माने fx वाला माने fx वाला माने बेटा आपको तो इंटीग्रेट करना था ना, पहला स्टेप तो आपको इंटीग्रेट करना था। अब इंटीग्रेट हमें करना है तो सर ये बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। अब बाई पार्ट्स लगाने से बेटर बेटा मैंने क्या किया, मैंने अपना वो सुपर ट्रिक इस्तेमाल कर लिया कि हाँ डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्यों इतना दिमाग लगाना कि हाँ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड एज इट इज करके नहीं नहीं, इसमें वो थोड़ी ना लगेगा। नहीं नहीं, इसमें e की पावर माइनस एक्स है बेटा, ध्यान से देखेंगे e की पावर माइनस एक्स है, तो वो माइनस एक्स जो है वो ठीक चीज नहीं है। e की पावर x होना चाहिए बेटा, e की पावर माइनस एक्स नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ठीक है, e की पावर x होना चाहिए, e की पावर माइनस एक्स नहीं होना चाहिए। सो उस बेसिस में हमारा आंसर ये बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेटा कुछ इस तरीके से दे रहा है। ये थोड़ा सा मेहनती क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो बताइए इस सवाल का आंसर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? गाइस आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। मैं अगेन 60 सेकंड्स आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है, सुनिए, अगर मैंने tan इनवर्स x को t पुट किया तो मुझे पता चलेगा सर वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है dx जो है वो dt बन जाएगा। अब यहाँ से कुछ चीजें जो है वो बच्चा ध्यान नहीं देता है कि सर अगर tan इनवर्स x जो है वो t है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? x की वैल्यू tan t हो जाएगी, और वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू sec t हो जाएगी। यानी ये वैल्यूज मैं यहाँ पर लिखकर दिखा सकता हूँ। ओनली वन स्टूडेंट। बताइए बेटा, आज की क्लास में इंटीग्रेशन भी नहीं हो रहा है बच्चों से, और सब्सटीट्यूशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को जरा मेरे नजरिए से देखिए सर, इसके अंदर ना 0 से 1 लिखा हुआ है, इसमें एक x है, इसमें एक tan इनवर्स x dx है, और इसमें बेटा अगर ध्यान दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। यानी सर एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिख दीजिए, और एक अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि पावर हमारी 3/2 है। अब खेल देखिएगा बेटा, जैसे ही हम लोगों ने इसमें tan इनवर्स x को t रखा तो ये तो बन गया t, तो dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया सर? dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया dt बन गया। ये जो x है बेटा, ये x क्या बन गया सर? x तो बन गया tan t बन गया, यानी यहाँ पर ये tan t बन जाता है। और अंडर द रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है अंडर द रूट में, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया सर? ये sec t बन गया। और सॉरी ये sec स्क्वायर t होता है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये sec स्क्वायर t हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे सर? ये अंडर रूट में आने के बाद sec t बन जाता है, और ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाता है। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? जल्दी से बताइए, सारे सब्स्टिट्यूशंस हम लोगों ने चेंज कर लिए t के रिस्पेक्ट में। अब आप जानते हैं सर tan क्या होता है? tan जो होता है वो sin अपॉन में cos होता है। tan जो होता है sin अपॉन में cos होता है, और sec जो होता है वो 1 अपॉन में cos होता है। यानी cos से cos कट जाएगा, तो हमें tan अपॉन sec कितना मिलेगा? सिर्फ sin मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? सिर्फ sin मिलेगा। तो मैं इस चीज को नहीं लिख रहा हूँ, कॉमन सेंस है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा सर? t sin t dt बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा? t sin t dt बन जाएगा। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज आता है बेटा, वो छोटा सा चेंज हमें समझने की जरूरत है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे ध्यान से सुनिएगा बेटा। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन क्या लिया सर, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन लिया है tan इनवर्स x को t लिया है बेटा, tan इनवर्स x को t लिया है। तो इसने जो इंटीग्रेशन दिया है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसने जो इंटीग्रेशन दिया है वो 0 से लेके 1 तक दिया है जब आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। इसी को बेटा आप जब dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से इंटरवल्स, कौन कौन सी लिमिट्स होनी चाहिए, क्योंकि अब तो वेरिएबल बदल गया है। तो हम कहेंगे सर अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो आपका मतलब हुआ कि सर t की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूशन, है ना। अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो t की वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी कि सर यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए। अगर आप x की वैल्यू बेटा 1 लेते हो तो आपकी t की वैल्यू क्या हो जाती है, t की वैल्यू 1 हो जाती है, t की वैल्यू 1 नहीं सॉरी, t की वैल्यू पाई अपॉन 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, पाई अपॉन 4 हो जाती है, बिकॉज tan इनवर्स 1 इज पाई अपॉन 4। तो मेरी नई लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, मेरी नई लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई बाय 4। क्या ये बात सभी को समझ में आती है बच्चा लोग? जल्दी से एक बार कंफर्म करो, क्या ये बात सभी को समझ में आती है? ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, पाई अपॉन 4 हो जाएगा। सो हमारी नई लिमिट्स क्या हो जाएंगी सर, 0 टू पाई बाई 4 हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैं यहाँ पर बेटा 0 से पाई बाई 4 तक इसे इंटीग्रेट करके दूंगा, है ना। 0 से पाई बाई 4 मेरे नए लिमिट्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूशन। बेटा थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आएगी। नाउ टी साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, टी साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी कॉस टी हो जाएगा और प्लस साइन टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, टी कॉस टी और प्लस साइन टी हो जाएगा, जिसमें 0 से पाई बाई 4 अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग पाई बाई 4 आपको मिलेगा 1 अपॉन में √2 पाई बाई 4 माइनस 1 माइनस पाई बाई 4 मिलेगा। जितना मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है तो 1 माइनस पाई बाई 4 आपको आंसर मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर हुआ सभी को? गलत तो बेटा बहुत सारे बच्चों ने किया है, बहुत सारे बच्चों ने। एक बार देख लेते हैं किस किसने गलत किया है। सभी ने सिर्फ हामिद, ध्रुव, इरफान और शिवम, इन 4 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल था तो अच्छे सवाल में तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ सर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलत हो सकता है। तो सभी को समझ में आ गया बेटा कि सर यहाँ पे लिमिट पहले मेरी 0 से 1 थी, लेकिन हम लोगों ने लिमिट को 0 से पाई बाई 4 कैसे चेंज किया बेटा, 0 से पाई बाई 4 कैसे चेंज किया, ये चीज आपको समझना है। नीरज ठाकुर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? चलिए एक बार और समझते हैं, देखो एक बार और अच्छे से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए, अच्छे से बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए एक बार और समझते हैं इस चीज को कि सर हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो ये दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ले लिया, फिर से देखेंगे बेटा, अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन ले लिया tan इनवर्स x को बेटा मैंने t मान लिया, तो हमें 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो हो गया, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे पूरा सोल्यूशन लिखना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है, पूरा सोल्यूशन लिखना ही पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी चॉइस। ना इधर से सर tan इनवर्स x को अगर मैंने t लिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, tan t हो जाएगी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर टी हो जाएगी, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो। अब मैं इस क्वेश्चन को बेटा मॉडिफाई अगर करना चाहूंगा तो सर 0 से 1 दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, x के साथ बेटा tan इनवर्स x दिया हुआ है और dx दिया हुआ है, डिवाइड में बेटा होल पावर 3/2 दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ बेटा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखूंगा। तो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन होगा वो बेटा बदल जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 4 में बदल जाएगा, जिसमें x आपका बन जाएगा tan t, जिसमें tan इनवर्स x बन जाएगा t, जिसमें dx और अपॉन में बन जाएगा dt, और डिवाइड में बेटा आपको अंडर रूट में sec t आ जाएगा, sec स्क्वायर t का sec t बन जाएगा। सो अब इसके बाद अगर आप इसे सॉल्व कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा सर, 0 से पाई बाई 4 तक आ जाएगा, जिसमें t और sin t हमारे पास बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन अगर आप लोग कर देंगे, ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास माइनस टी कॉस टी आ जाएगा और प्लस के साइन टी आ जाएगा, जिसमें हम लोग लिमिट यूज कर रहे होंगे सर 0 से लेके पाई बाई 4 की, और आंसर क्या आ जाएगा इसमें से, आंसर आ जाएगा सर 1 अपॉन √2, कॉमन में 1 माइनस पाई अपॉन 4 आ जाएगा, आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन। सर एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला भी बता दीजिएगा, 12th में सर ने नहीं बताया था। अच्छा
सर गोली दे गए ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में सर गोली दे गए। चलिए, तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले का एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अरे इतना इतना आसान होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जिसने प्रेम से जान लिया, ठीक है, जिसने प्यार से अपना दोस्त बना लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी आपको परेशान कर ही नहीं सकता। सवाल क्या होता है बेटा, सवाल ये होता है कि सर अगर मैं 2 से लेके 3 तक, अगर मैं 2 से लेके 3 तक क्या करता हूं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना चाहता हूं, या फिर आप कहें कि सर मैं 2 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉब्लम क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना हमेशा अलग अलग वैल्यू रखता है। कैसी वैल्यू रखता है, जैसे मान लीजिए बेटा अगर मैं बात करूं कि सर मैं 2 से लेके अगर x की वैल्यू जो है 2 से लेके अगर मैं x की वैल्यू 3 तक रखता हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 होती है। अगर मैं 3 से लेके x की वैल्यू 4 तक के बीच में रखता हूं तो इसकी वैल्यू 3 होती है। अगर मैं 4 से लेके x की वैल्यू 5 तक रखता हूं तो बेटा ये 4 वैल्यू रखता है। यानी कि मुझे क्या करना होगा, मुझे सर इस इंटीग्रेशन को पहले 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना होगा, फिर 3 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना होगा, फिर 4 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करना होगा। तो जब 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 रही होगी। जब 3 से लेके 4 तक कर रहे होंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 रही होगी। जब 4 से लेके 5 तक कर रहे होंगे तब उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 रही होगी। और अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो आई विल गेट एन आंसर। बताइए शिवम कुमार, बेसिक नॉलेज समझ में आया आपको, बेसिक आइडिया समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझिए सबसे पहले, उसके उसके इंटरवल्स के बेसिस पे उसकी वैल्यूज को समझिए। व्हेन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? हाँ, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्यार से समझो, उसे बोलो कि भैया पहले मेरे समझ में आ जा, फिर तेरे सारे सवाल मैं कर दूंगा, ठीक है। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को समझो, ठीक है। तो पहले ग्राफ को समझो, उसके बिहेवियर को समझो, उसके नेचर को समझो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे इंटीग्रेशन में क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव में क्या करना है, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई से कि एवरी टाइम बेटा सबसे पहले कोई भी नया अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो उसके ग्राफ को जरा समझने की कोशिश जरूर किया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने की है, ठीक है। आपको आपको बेटा ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने की है, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने की है, ठीक है। इसका यूज जो है बेटा, अगर 1000 सवाल है तो हो सकता है उसमें से एक सवाल में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती हो, तो बिल्कुल फालतू का प्रॉपर्टी है, बिल्कुल यूज नहीं करना है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। और ये जो आखिरी के दोनों प्रॉपर्टीज है बेटा, ये जनरली कहाँ यूज होते हैं सर, ये जनरली 6 मार्क्स के क्वेश्चन में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? 6 मार्कर क्वेश्चन में यूज होते हैं। यानी कि हम लोग कौन सी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे सर, हम लोग बात करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी। तो इन चारों प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझना है बेटा। इन चारों को अगर आप समझ गए तो आपने महारत हासिल कर ली एनडीए के एग्जामिनेशन में जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा। डन है गाइस? तो तैयार है आप लोग? ठीक है, इसे ध्यान से सुनिए कि सर ये 6 मार्क्स वाला प्रॉपर्टी, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली नहीं पूछे जाने वाली है, तो हम लोग इन प्रॉपर्टीज पे ज्यादा अपना समय नहीं लगाएंगे। आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, इसके क्वेश्चन लगाना चाहे आप एनसीईआरटी से लगा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, एनडीए के हिसाब से सब बर्बाद, ठीक है। तो हम लोग इन चारों प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करेंगे। एंड व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज बेटा, इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं ना। इसमें कुछ खास नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये कहता है सर मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा इंटीग्रेशन लेकर चल रहा हूं जो कि पाई अपॉन 6 से लेके बेटा पाई अपॉन 3 तक है, पाई अपॉन 6 से लेके पाई अपॉन 3 तक है, और मैं यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ cos x। तो आप लोग बेटा वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू कितना होगा सर, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और sin x में अगर मैं वैल्यू को डाल दूंगा पाई अपॉन 6 से लेके पाई अपॉन 3 तक डाल दूंगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा sin पाई बाई 3 दैट इज √3/2 एंड sin पाई बाई 6 दैट इज 1/2। तो आपको मिलेगा √3 - 1/2। ये आपको आंसर मिलेगा बेटा, ये आंसर मिलेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है,
ये प्रॉपर्टी आपसे ये कह रही है कि सर अगर मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दिया, अगर मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दिया तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना होता है बेटा, पाई बाई 2 होता है, 90 डिग्री होता है। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। तो ये अब आपसे क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि सर आप लिमिट उतनी ही रखो, आप अपनी लिमिट उतनी ही रखो, आप फंक्शन को भी उतना ही रखो, कॉस को कॉस ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप एक काम करो, काम ये करो कि सर ये जो वेरिएबल एक्स था ना, इसको चेंज कर दो। और कैसे चेंज करो बेटा, इन दोनों लिमिट्स को जोड़कर चेंज करो, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स कर दो। क्या कर दो, दोनों लिमिट्स को जोड़कर माइनस एक्स कर दो। फिर से बोल रहा हूं बेटा, एड द टू लिमिट्स एंड सब्ट्रैक्ट एक्स। आपको वेरिएबल चेंज करना है, एड द टू लिमिट्स एंड सब्ट्रैक्ट एक्स। तो आप लोग बोलोगे सर पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 अगर मैं ऐड करूंगा तो इन सिंपल में इसे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखूं तो ज्यादा बेटर नहीं होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू विल से दैट कि सर ये एक्चुअली इंटीग्रेशन किसका हो गया, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। किसका बेटा, साइन एक्स का, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यू विल से दैट कि सर इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x होता है, जिसमें पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 आप इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन यू विल गेट बेटा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2। तो हम लोगों ने क्या कहा, यहां से हम लोगों ने ये कहा कि सर अगर मैं, अगर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, कि सर अगर मैं किसी फंक्शन fx को, किसी फंक्शन fx को a से लेके b तक इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं सर, उसी फंक्शन को a से लेके b तक इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन उसके वेरिएबल को चेंज कर दूंगा। और उसके वेरिएबल को कैसे चेंज करूंगा बच्चे, उसके वेरिएबल को मैं चेंज ऐसे करूंगा कि उसमें दोनों लिमिट्स को ऐड करके माइनस एक्स कर दूंगा। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आपको समझना था। बताइए यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, याद रहेगी सर, दोनों लिमिट्स को जोड़ के माइनस एक्स कर देने का ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों केसेस में आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ना इसी का जुड़वा भाई है, इसी का जुड़वा भाई है। वो ये कहता है कि सर इस बार, जैसे मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 में आप लोगों को क्या बताया कि सर अगर हम लोग a से लेके b तक किसी फंक्शन fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें सर, हम लोग a से लेके b तक ही इंटीग्रेट करें, लेकिन f a प्लस बी माइनस एक्स यानी वेरिएबल को चेंज करके हम लोग इंटीग्रेट करें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 इसकी जुड़वा भाई क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सर अगर हम लोग a से b ना इंटीग्रेट करके अगर 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करें, ठीक है, 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर fx फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो बेटा फिर से वही काम करो कि दोनों लिमिट्स को जोड़ दो। अगर आप बच्चे दोनों लिमिट्स को जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस a ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर a माइनस एक्स लिखकर भी कर सकते हो। बताओ बेटा क्या इसमें मुझे अलग से समझाने की जरूरत है कि हाँ ये सर वही सेम प्रॉपर्टी है, जस्ट अब a से b ना लेकर 0 से a लिया गया है तो दोनों लिमिट का एडिशन तो सर a ही आएगा एंड a माइनस एक्स विल बी द न्यू वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है ये मैंने एक क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, वो यूज भी कर लिया था, जैसा मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बोला कि सर अगर मुझे किसी फंक्शन fx को मुझे a से लेके b तक इंटीग्रेट करना है, किसी फंक्शन को a से लेके b तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता बिकॉज फंक्शन fx जो है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो हम लोग ये देखें कि सर वो फंक्शन चेंज कहां पर हो रहा है। जैसे बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पहले 2 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, फिर 4 आ रहा था, यानी fx की वैल्यू चेंज हो रही थी। तो हम लोग ये कहेंगे सर a से लेके c तक हो सकता है फंक्शन की कोई दूसरी वैल्यू रही होगी, तो f1x हम लोग ले लेते हैं, उस वक्त हम लोग f1x ले लेते हैं।
और फिर क्या करेंगे सर, सी से लेके बी तक, यानी सी से लेके बी तक हम लोग किसी और फंक्शन को, ठीक है, f2x यहां पर हम लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है सर, अपनी अच्छी कैसे करें प्लीज सर बताइए, क्या अच्छा करना चाहते हो बेटा, क्या अच्छा करना चाहते हो? दिमाग अच्छा करना चाहते हो तो बादाम खाओ, मैथ्स अच्छी करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो, शकल अच्छे करना चाहते हो तो बेटा रोज नहाओ। क्या अच्छी करना चाहते हो फटाफट बताओ। यहां तक सभी को समझ में आया? ये मैंने ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन में ये वाला प्रॉपर्टी लगाया था कि सर तोड़ तोड़ कर हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, तोड़ तोड़ कर इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन, तो बेटा कैलकुलेशन का तो ऐसा है, कैलकुलेशन क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस से आती है। जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कैलकुलेशन करेंगे, उतनी तेजी से आपका कैलकुलेशन सुधरेगा। समझ लीजिए मैथमेटिक्स को अपना जीवन बनाना पड़ेगा बेटा, तभी आपकी कैलकुलेशन जो है वो, आपका माइंड जो है वो कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ सर इतना बेसिक कैलकुलेशन। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर नहीं नोट डाउन किया तो याद रखेंगे कि सर 1 के स्क्वायर से लेके बेटा 30 के स्क्वायर तक याद होना चाहिए, 1 के क्यूब से लेके बेटा 10 के क्यूब तक याद होना चाहिए, कम से कम 10 के क्यूब तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये दोनों याद होने चाहिए। आपको आपको क्या होना चाहिए सर, आपको स्क्वायर्स मालूम, स्क्वायर्स के बाद आपको क्या मालूम होने चाहिए, आपको सभी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए बेटा। आइडेंटिटीज का काफी अच्छा यूज हो जाता है कैलकुलेशन के दौरान, आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए। आपको आपको 2 डिजिट नंबर के प्रोडक्ट निकालने अच्छे से आने चाहिए, 2 डिजिट नंबर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप निकालना जाना चाहिए। तो आप इतने तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी कैलकुलेशन को फास्टर कर सकते हैं। 2 की पावर्स आप लोग याद रख सकते हैं कि 2 की पावर्स आप लोग याद करें, 2 की पावर n जो होते हैं वो आप 2 की पावर 15 तक याद कर सकते हैं। सो देयर आर वेराइटीज ऑफ योर कैलकुलेशन जो कि आप लोग याद रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्टर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को तीसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं बेटा, इस तीसरी प्रॉपर्टी को प्लीज ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ठीक है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में सर, इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इवन और ऑड फंक्शन, जिसे हम लोग सम और विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सम और विषम संख्या हम लोग इसे बोलते हैं। इस तरह के फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, सम और विषम संख्या। तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें से कुछ मिस हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। सम और विषम संख्या सर, सम संख्या ऐसी होती है जिसकी सिमेट्री वाई एक्सिस से लगती है, यानी सर मतलब सम सम फलन ऐसा होता है बेटा, अगर फंक्शन यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, तो यहां से भी बिल्कुल सेम फिगर बनाते हुए बेटा ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसे हम लोग कैसा फंक्शन बोलते हैं सर, इसे हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इवन फंक्शन यानी सम फलन बोलते हैं। वहीं पर ऑड फंक्शन जो होता है बेटा, ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर रखता है। ये कहता है कि सर अगर हम लोगों ने एक साइड से फंक्शन को ऊपर की तरफ ले गए तो दूसरी साइड से ठीक वही डायग्राम बेटा नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। दिस इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन बेटा। क्या डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझ में आया कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है? एवरीबॉडी गाइस जल्दी से बताइए, डायग्रामेटिकली समझ में आता है इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है? अब मैथमेटिकली क्या होता है सर, इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती है जब एफ एक्स जो हो सर वो एफ माइनस एक्स के बराबर हो। किसके बराबर हो? एफ एक्स जो हो वो एफ माइनस एक्स, यानी कि इन सिंपल अगर हम लोग ऐसे लिखें कि सर एफ नेगेटिव एक्स वैल्यू डालने पर वो माइनस नहीं प्लस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए सर? प्लस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाए। इसे अगर मैं ग्राफ में आपको समझाऊं तो बेटा ये मान लो कि हमारा प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स पे आपकी ग्राफ की वैल्यू कितनी आ रही है सर? प्लस एक्स पे आपकी ग्राफ की वैल्यू आ रही है एफ एक्स आ रही है। कितनी आ रही है? एफ एक्स आ रही है। तो वहीं पर अगर मैं माइनस एक्स अगर डालूंगा तो बेटा माइनस एक्स पे आपकी ग्राफ की वैल्यू कितनी आ रही है सर? वही ग्राफ की वैल्यू आ रही है, यानी एफ माइनस एक्स और प्लस एक्स जो है वो दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? नेक्स्ट सर वही चीज अगर मैं इसमें बात करूं कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि सर ऑड फंक्शन में अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं तो एफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है सर? एफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर होता है ऑड फंक्शंस में। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे करके लेता हूं तो बेटा ये देखो प्लस एक्स पे अगर मैं ग्राफ की वैल्यू लेता हूं तो प्लस एक्स पे आपकी ग्राफ की वैल्यू बेटा एफ एक्स आ रही है। जबकि अगर आप माइनस एक्स में ग्राफ लेते बेटा, माइनस एक्स में ग्राफ लेते तो आपकी ठीक वही वैल्यू बेटा नीचे की तरफ चली जाती है, माइनस एफ एक्स पे चली जाती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ
ऑड फंक्शन विषम फलन के बारे में। एनी क्वेश्चन बेटा यहां तक जल्दी से बताएंगे? यस नीरज ठाकुर, cos x is even but sin x is odd function, ठीक है, cos x is even function, sin x is odd function। एनी क्वेश्चंस बच्चा लोग? ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है सर, जैसे मैंने स्पेसिफिकली बताया माइनस एक्स और एक्स का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस हिसाब से, अब अगर मैं आप लोगों को एक आखिरी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी नंबर 4 हमसे कुछ ऐसी बात बोलता है, ठीक है, कानों में चुपके से बोलता है, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, इसमें सिमेट्रिक याद दिला दी, हाँ सिमेट्रिक बेटा, ठीक है, tan x भी ऑड होगा, वेरी गुड बेटा, tan x भी ऑड होगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये कहता है कि सर अगर हम लोग किसी फंक्शन को माइनस के ए से लेके ए तक इंटीग्रेट करते हैं, यानी नेगेटिव इंटरवल से लेके पॉजिटिव इंटरवल तक, यानी दोनों बराबर इंटरवल तक अगर इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन एफ एक्स को, ठीक है, किसी फंक्शन एफ एक्स को, तो इसकी पॉसिबल दो वैल्यूज हो सकती हैं बेटा। क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है कि सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, या फिर इसकी वैल्यू, मैं जीरो ना बाद में समझाता हूँ, पहले मैं इसका ग्राफ दोबारा से बनाकर आपको बताता हूँ कि कितनी मजेदार चीज ये बोल रहा है और कितनी कॉमन सी बात बोल रहा है। सर हम लोग कभी क्यों नहीं समझ पाए कि यही बात तो होनी चाहिए थी। सोचिए कि सर अगर मैं कोई इवन फंक्शन लेता हूं, ठीक है, मैं फिर से एक इवन फंक्शन ड्रॉ करता हूं बेटा। इवन फंक्शन में ग्राफ अगर इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो सर इस तरफ भी ऊपर की तरफ जाएगा, सेम फिगर बनाते हुए, सिमेट्रिकल फिगर बनाते हुए जाएगा। तो इसे थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, ये गंदा बन गया है, मुझे समझाने में मजा नहीं आएगा। डायग्राम अच्छा हो तो समझाने में भी बड़ा मजा आता है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि सर एक ग्राफ जो है वो ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इवन फंक्शन का ग्राफ मैं बना रहा हूँ। तो मान लीजिए बेटा ये ग्राफ ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से भी ये ग्राफ ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि सर अगर मैं ये पॉइंट ए ले लेता हूँ और ये पॉइंट माइनस ए ले लेता हूँ, यहाँ से बेटा अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, तो ये जो एरिया आप लोगों का बनेगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, जो आपको बेटा कौन लेकर देगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन लेकर देगा, 0 से a तक इंटीग्रेट करने से, और माइनस ए से 0 तक इंटीग्रेट करने से जो बेटा आपका एरिया आएगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा, दिस एरिया। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये दोनों एरिया इक्वल होंगे या फिर अलग अलग होंगे? दीज एरियाज विल बी इक्वल इन वैल्यू और डिफरेंट इन वैल्यूज, ठीक है। तो चलिए आंसर करेंगे, मैं तब तक दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, दूसरे डायग्राम पे फिर हम लोग सेम सवाल को पूछेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। कि सर अगर ग्राफ इधर से ऊपर की तरफ गया तो इधर से ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा, और इस वाले केस में सर अगर पॉजिटिव ए इधर रखा है और नेगेटिव ए इधर रखा है, तो पॉजिटिव ए से बनने वाला जो ग्राफ आप लोगों का एरिया जो बनेगा, दैट एरिया कितना हो जाएगा बच्चा लोग? दैट एरिया ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये एरिया हमारा इतना हो जाएगा, और नेगेटिव ए से जो ग्राफ के अंडर वाला एरिया जो बनेगा, दैट एरिया विल बी इतना हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है, इतना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, ये जो एरिया आप लोग येलो कलर का देख रहे हैं, ये वाला एरिया इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? तो पहले वाले में हम लोग बोलेंगे सर ये एरिया A1 जो होगा और ये जो एरिया A2 होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे सर? ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेटा, ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जो एरिया होगा, ये एरिया बेटा A2 की वैल्यू बोलूं तो ये पॉजिटिव होगा, और ये जो नीचे एक्स एक्सिस से नीचे जो एरिया बन रहा है बेटा, वो A1 की वैल्यू जो होगी, दैट इज जो ये वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं, इस एरिया की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ वाले केस में दोनों एरिया मॉड A1 जो होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं दोनों की लेता हूं तो वो दोनों तो इक्वल होंगे सर, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू इक्वल होगी, बट A2 की वैल्यू पॉजिटिव में होगी और A1 की वैल्यू नेगेटिव में होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि सर अगर मैंने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं माइनस ए से ए तक अगर इंटीग्रेट करना चाहूं तो क्या मैं इसे ये बोल सकता हूं कि सर 0 से लेके ए तक इंटीग्रेट कर दो? कहां किसको बेटा? एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। लेकिन इस एरिया का, इतने एरिया का ये 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2 गुना हो जाएगा। अगर एफ एक्स क्या है बेटा? एक इवन फंक्शन है। एफ एक्स अगर एक इवन फंक्शन है, अगर वो एक सम फलन है तो ऐसा होगा।
वहीं पर दूसरी बात अगर मैं करूं कि सर ये वाला एरिया पॉजिटिव में आएगा, ये वाला एरिया नेगेटिव में आएगा, यानी इस वाले को अगर मैं जोड़ दूं तो इनका आंसर 0 हो जाएगा अगर fx जो है वो हमारे पास ऑड फंक्शन है। तो बताइए बात समझ में आई सभी को? अब इस प्रॉपर्टी को बच्चों ने, बेटा मेरी ही क्लास में, जब मैं 12th में भी पढ़ा करता था तब मेरी ही क्लास में बच्चों ने दबा दबा के रट्टा मारा था, इसको दबा दबा के रट्टा मारा था और समझ में उन्हें कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जब आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो रट्टा खत्म हो जाता है। बेटा दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाँ सर ये तो होना ही चाहिए, डेफिनेट सी बात है। वहां पे एरिया 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर एरिया 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दोनों एरियाज इक्वल थे। यहाँ पे एक एरिया पॉजिटिव था, एक एरिया नेगेटिव था, तो दैट्स व्हाई दे गेट कैंसल आउट एंड हमारा ओवरऑल जो इंटीग्रेशन है वो 0 दे देता है। इज दैट क्लियर बेटा? एनी क्वेश्चंस गाइस? यहाँ तक हमने 4 प्रॉपर्टीज को बहुत करीब से देखा बेटा, चारों प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने समझा है, उसको डील किया है। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ से फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में प्रैक्टिस करवाऊंगा, देन उसके बाद क्वेश्चन टाइम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये देखिए एक सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है कि सर हमें π/6 से लेके π/3 तक इंटीग्रेट करने के लिए मिल रहा है और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा सर? इसका आंसर कितना आएगा आप लोगों को बताना है। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और काफी आसान सवाल है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े प्यार से दे सकते हैं अगर आपको सही चीज मालूम है। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 45 सेकंड दूंगा, क्योंकि एक बार अगर आपको सही चीज पता लग गई तो आप इसे 10 सेकंड के अंदर भी आंसर दे सकते हैं। 10 सेकंड या 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा माने जा सकते हैं। समय समाप्त। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो बेटा देखो, इसमें सबसे पहले तो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ट्रिक आप लोग देख लो। इसमें ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ये है कि अगर मेरे पास 2 बातें ध्यान रखनी है कि सर सबसे पहले तो ए और बी का सम जो है वो 90 डिग्री आ रहा है क्या? आप बोलेंगे यस आ रहा है, तो आप बोलेंगे यस आ रहा है, इसका मतलब सर ये काम कर गया। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि सर क्या ये इंटीग्रेशन हमें साइन की पावर एन एक्स अपॉन में साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स दे रहा है? क्या ये इस तरीके का फॉर्मेट है? आप बोलेंगे हाँ सर यही वाला फॉर्मेट है, इसमें पावर हमें 3 दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो बेटा क्या कि सर मेरा जो आंसर होएगा ना वो आंसर क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या हो जाएगा बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा। कितना हो जाएगा मेरा आंसर? मैं इसे नीचे लिखता हूँ, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, फिर इसे स्पेस को यूज करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? ओके यस ये रहा। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा मेरा हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो आंसर अगर मैं इस हिसाब से करना चाहूं तो आप बोलेंगे सर मेरा आंसर यहाँ पर कितना होना चाहिए? मेरा आंसर होना चाहिए हाफ ऑफ अपर लिमिट। सर अपर लिमिट π/3 है, लोअर लिमिट π/6 है, तो सॉल्व करेंगे तो बेटा π/12 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे बना सर, ये सारी चीजें अगर हम लोग कैसे बताएंगे तो ये बड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, ठीक है? ये बड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। तो हम लोग इसको एक बार समझ लेंगे बेटा, एक बार समझ लेंगे ताकि एक बार में हमें पूरी बात समझ में आ जाए एंड देन वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन एनी क्वेश्चन। बेटा जब भी इस तरीके का रूप आएगा तो हम लोग इसको यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन कौन कौन सी वेरीफाई होनी चाहिए? मैं फिर से एक बार बेटा याद दिलवा देता हूँ आप लोगों को कि सर पहली कंडीशन ये कि a प्लस बी की वैल्यू π/2 आ रही है नहीं आ रही है,
और ये जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरीके के रूप में है या नहीं है, साइन की पावर एन एक्स या फिर कॉस की पावर एन एक्स अपॉन में साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स, इस रूप में है, तो आप लोग इस ट्रिक को अप्लाएंगे, क्या बोलेंगे सर, आंसर जो होगा वो हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, डायरेक्ट लिखने का है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं, जिन बच्चों को प्रूफ नहीं आता है उन्हें समझ में आ जाएगा। सपोज करिए हम लोग क्या करते हैं सर, आई एक इंटीग्रल की वैल्यू ले लेते हैं, कहां से कहां तक सर, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, साइन का क्यूब एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको साइन का क्यूब एक्स प्लस कॉस का क्यूब एक्स दिया हुआ है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग ये बोलेंगे कि सर ये जो आई है, ठीक है, और कॉस भी हो सकता है, यस बेटा कॉस भी हो सकता है, यहाँ पर ध्यान से देख लो, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ कि साइन की पावर nx के साथ साथ बेटा कॉस की पावर nx भी हो सकता है, एनी है ना, कुछ भी हो सकता है। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं सर, इसमें हम लोगों ने ये कहा था कि सर अगर हमारे लिमिट्स a से लेके b तक हैं तो हम लोग वेरिएबल का चेंज कर सकते हैं। तो a से लेके b तक को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास बेटा पाई बाई 2 बन जाएगा, यानी ये लिमिट क्या बन जाएगी बेटा, पाई बाई 6 पाई बाई 3 तो रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स में रिप्लेस कर जाएगा, एंड देन द सिमिलर मैनर ये क्या बन जाएगा, साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा, और ये प्लस कॉस क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा। ऐसे करके आप लोग इसका रिप्लेसमेंट कर देंगे तो आपका जो नया इंटीग्रल आई होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 बन जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास cos क्यूब एक्स आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा सर, cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। इसमें शर्त क्या होती है बेटा, इसमें शर्त ये होती है कि सर जब भी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो प्रॉपर्टी में ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर की शक्ल नहीं बदलनी चाहिए बेटा, इसका जो रूप है वो नहीं चेंज होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं बेटा ये लास्ट मैथ क्लास क्यों होगी बेटा, अभी तो बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं, अभी तो और झेलना है तुम्हें मेरे को, ठीक है। चलो तो ये डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, तब आप प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी लगाने पर ये डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है तो हम लोग प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करेंगे बेटा, वो काम की नहीं होगी, तो ये डिनोमिनेटर नहीं बदलना चाहिए। अब क्या करें सर, अब आगे बढ़ो, ठीक है, अब आगे बढ़ो और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सर, ये दोनों आईज को ऐड कर देंगे। तो दोनों आई को ऐड कर देंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा, और 2i आ जाएगा तो सर लिमिट हमारी अभी भी पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 रहेगी। इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बन जाएगा, और इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सर सेम ही थे, यानी कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, और dx आ जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे सर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा सर, मेरे पास पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन, यानी कि dx का इंटीग्रेशन। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 2i बराबर क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा, जिसमें आप लोग पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 डाल रहे होंगे। तो आपके पास i की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, i की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट आ जाएगा, जो हम लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया था सर, इस क्वेश्चन को देख के ये लिखा था। तो हम लोग ये फालतू के स्टेप्स को बच गए और डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो ट्रिक को मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ बेटा, ट्रिक को ध्यान रखेंगे सर। पहली चीज क्या कि a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 2 होनी चाहिए। दूसरा सर ये इस वाले रूप में होना चाहिए, साइन की पावर nx या कॉस की पावर nx डिवाइडेड बाई साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx होना चाहिए। तो अगर ये रूप आपको दिखाई देता है तो आप विद इन सेकेंड आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर आ जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, यू कैन फाइंड द आंसर विद इन सेकेंड्स। तो बेटा अगर बात समझ में आ गई है तो चलिए भेड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जरा सी देर लगनी चाहिए आप लोगों को। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स का टारगेट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर्स गाइस।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो बेटा सिंपल सा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर अगर मेरे पास लिमिट का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो 0 से 5/2 सर 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सर cos की पावर 1/2x दिया हुआ और नीचे सर क्या दिया हुआ है, sin की पावर 1/2x प्लस cos की पावर 1/2x दिया हुआ है। यानी सर ये वही वाला स्ट्रक्चर है, बस ऊपर cos की पावर nx है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो मैं इसका आंसर अगर लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा सर, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि सर पाई अपॉन में 4 आ जाएगा। बात खत्म। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई कि कब हमें ऐसे करना है। तो ये कोई भी पावर हो सकता है बेटा, घबराना नहीं है, आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। आपको हाफ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करना है इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए, काफी फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बार बार सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। अब देखते हैं ये वाला सवाल। बेटा ये क्वेश्चन जो है, देखो बेटा, आप लोगों को मॉडुलस x माइनस वन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप मॉडुलस x माइनस वन सॉल्व करना जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बेटा, सच्ची बता रहा हूं, आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और दूसरा और भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? जो दूसरा तरीका होगा वो तो और ही कमाल का तरीका होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें अपने जोर से, कि हाँ सर चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग खुद से सॉल्व करें। तो बेटा डेफिनेटली आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मैं आप लोगों को 45 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। हामिद बेटे, ये तो कोई सुपर ट्रिक है ही नहीं ना, अभी सुपर ट्रिक तो शेयर करेंगे, धीरे धीरे शेयर करेंगे। चलिए, सुपर ट्रिक्स जो होती हैं वो तो मैं लिखता हूँ कि हाँ भैया ये ज्यादातर सवालों में ऐसे ही लगेगा, ये तो सिर्फ एक तरह के सवाल के ऊपर लगने वाला ट्रिक था, तो इसलिए सुपर ट्रिक नहीं बोलेंगे इसे, है ना? चलिए, एवरीबॉडी गाइस। चलिए, तो समय हो जाता है समाप्त। बेटा देखो, एक तरीका तो होता है इसका रद्दी वाला तरीका, जो हम लोगों ने स्कूल में सीखा था कि सर अगर x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है और अगर x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी होने पर हम लोग इसकी वैल्यू नेगेटिव में ले लेते हैं और x की वैल्यू 1 से बड़ी होने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ले लेते हैं। और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है -2 से 5, तो मैं इसे दो टुकड़ों में करूंगा कि सर -2 से लेके मैं 1 तक इंटीग्रेट करूंगा, जिसमें माइनस के x माइनस वन वाला फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा होगा। और फिर दूसरा सर 1 से लेके मैं कहां तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ सर, 1 से लेके मैं 5 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जिसमें बेटा ये पॉजिटिव वाला x माइनस वन फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा होगा। ये हमारा तरीका रहता है रद्दी वाला तरीका। तो सर ये रद्दी वाला तरीका तो आप लोग खुद भी कर सकते हो कि अगर आपको मॉड्यूलस फंक्शन तोड़ना आता है तो आप मॉड्यूलस फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब -1 से लेके -2 से लेके 1 तक और 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन मैं ये तरीका इस्तेमाल नहीं करूंगा बेटा, मैं इस तरीके को कहूंगा कि सर ये वाला तरीका मजेदार नहीं है, दूसरा तरीका देखिए कमाल की चीज। बेटा आप लोगों को मॉडुलस x माइनस वन का ग्राफ तो बनाना आता ही होगा कि सर अगर एफ एक्स बराबर हमारा y बराबर मॉडुलस x माइनस वन है, तो आप लोग एक काम करिए बेटा, ग्राफ बनाइए। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत मजेदार तरीके से सुनिएगा बेटा, मजा आएगा तो ताली बजाएंगे सभी के सभी, है ना? जनता पूरा ताली बजाएगी अगर मजा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ये कहेंगे कि सर x माइनस वन का ग्राफ अगर बनाऊंगा तो बेटा x बराबर 1 पर वी शेप ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे करके 45 डिग्री पे बेटा वी शेप ड्रॉ कर दूंगा। तो ये तो हो गया सर इसका ग्राफ। अब मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है सर, मुझे इंटीग्रेट करना है -2 से लेके बेटा 5 तक इंटीग्रेट करना है। रफ स्केच बना रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो -2 से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो बेटा अब आप कॉमन सेंस देखिएगा बेटा, कॉमन सेंस देखिएगा कि सर -2 से लेके 1 तक का डिस्टेंस कितना होगा सर, 3 यूनिट का। तो ऑटोमेटिकली सर 45 डिग्री का ट्राइंगल है तो ये भी कितने यूनिट का होगा सर, 3 यूनिट का होगा। 1 से लेके 5 तक का जो डिस्टेंस होगा वो सर 4 यूनिट का डिस्टेंस होगा, तो इसकी हाइट जो होगी वो भी सर 4 यूनिट के डिस्टेंस की हो जाएगी। तो एक आराम से सोचिए कि सर इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 9/2 होना चाहिए। कितना बेटा, 9/2।
इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होना चाहिए सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 16/2 प्लस होना चाहिए। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बेटा 8 और 4.5 जोड़ूंगा तो डायरेक्ट आंसर है बेटा 12.5। बस इतने में आंसर अपना खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए सभी को समझ में आया बेटा? तो मैंने जैसा कहा था कि हर बार इंटीग्रेशन लगाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है बेटा। हम लोगों को ये देखना है कि इंटीग्रेशन से हटकर अगर पॉसिबल है उसको इंटीग्रेट करना, जैसे कि ग्राफिकल मेथड से अगर हम लोग एरिया ढूंढ लेते हैं तो वो भी तो बढ़िया तरीका है ना सर। इसमें तो मुझे कोई फालतू इंटीग्रेशन, कोई सब्सटीट्यूशन, कोई लिमिट्स नहीं लगानी पड़ी। मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि ग्राफिकली कितना बेस है, कितना हाइट है। ट्राइंगल का एरिया तो होता ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो बड़ी आसानी से निकल गया। सो सर अगर 4-5 एलिमेंट्स हो तब, हाँ बेटा 4-5 एलिमेंट्स हो तब तो मुझे इंटीग्रेशन लगाना ही पड़ेगा, है ना, तब तो मुझे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। मैंने अभी सिर्फ एक सिंपल लेवल पे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसके लिए मैंने आपको एक बेटर तरीका दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? जिसमें बेसिकली ट्राइंगल्स बनते हो जिस ग्राफ में, उसमें मैं कभी भी इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा, मैं उसको एरिया वाले मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ नितिन कुमार, आपको जो मेथड पसंद आए बेटा आप वो मेथड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोनों मेथड बताए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना है यहाँ पर। और मॉडुलस फंक्शन सर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वाला फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये वाले फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम -2 से लेके 1 तक कर रहे थे, इसलिए नेगेटिव वाले फंक्शन का इस्तेमाल किया और इसे इंटीग्रेट करके कुछ आंसर आ जाएगा। फिर हमने 1 से बड़ी वाली वैल्यू के लिए यूज किया तो बेटा पॉजिटिव वाली वैल्यू को यूज किया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से 9/2 आ जाएगा, यहाँ से बेटा आपका 8 आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 12.5। ये आप घर में आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, सभी को समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ये देखिए एक और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ प्यार से दिखाई दे रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा कितनी देर में देता है। मैं तो आप लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जनता ने बिल्कुल सही टाइम पे आंसर दे दिया है। बेटा जैसा कि मैं जानता हूं कि tan x के बारे में, tan x के बारे में हम सभी जानते हैं सर, fx अगर मेरे पास tan x फंक्शन है या फिर tan का क्यूब x फंक्शन है तो f माइनस एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा सर, f माइनस एक्स फंक्शन tan क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो आप कहेंगे सर tan माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan x होता है, इसका क्यूब हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर माइनस tan x का होल क्यूब जो होता है वो माइनस का tan क्यूब x होता है, यानी कि सर ये माइनस के fx के बराबर हो जाता है। कौन बेटा, f माइनस एक्स जो है वो f माइनस एक्स के बराबर हो जाता है। इसका मतलब सर ये एक तरीके का ऑड फंक्शन है। ये कौन है बेटा, एक तरीके का ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन है तो सर मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, इज दैट क्लियर? काफी सिंपल तरीके से है। मतलब ये अगर आपको मालूम है, अगर आपको ये मालूम है कि सर tan x एक ऑड फंक्शन है तो उसका क्यूब भी एक ऑड फंक्शन ही होगा, तो इसका मतलब सर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर tan क्यूब x जो है वो एक ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन होगा तो आंसर 0 होगा। लेकिन याद रखने वाली चीज क्या है बेटा, ये चीज नोट लगा लो, नोट लगा लो कि tan x ऑड फंक्शन जरूर है, लेकिन tan स्क्वायर x फंक्शन जो है ये बेटा एक इवन फंक्शन हो जाता है। कौन हो जाता है बेटा, एक इवन फंक्शन हो जाता है tan स्क्वायर x। ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर x में बेटा पॉजिटिव के बराबर आएगा, नेगेटिव के बराबर नहीं आएगा। tan स्क्वायर x विल बी एन इवन फंक्शन। इज दैट क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, ये छोटी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें।
और फिर इसके बाद बेटा अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर्स गाइस, जल्दी से बताएंगे। इसके लिए आप लोगों को मिलते हैं केवल 45 सेकेंड्स, है ना। चलिए, समय समाप्त होने वाला है बेटा। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा यहाँ पर सर cos क्यूब x जो है वो एक इवन फंक्शन है। आप लोग टेस्ट कर सकते हैं बेटा इस बात को कि cos क्यूब x फंक्शन जो है वो एक इवन फंक्शन है। वो कैसा फंक्शन है बेटा, एक इवन फंक्शन है। तो इसका मतलब सर ये वाली लिमिट जो होगी ये 0 से अगर मैं π/6 तक ऐड करूं तो cos क्यूब x ही करना होगा, लेकिन इसकी 2 गुनी वैल्यू आएगी। कैसे आएगी बेटा, 2 गुनी वैल्यू आएगी। केवल एक ही बच्चे का आंसर सही आया है, तो हम लोगों ने वही वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया, लेकिन इवन फंक्शन था इसलिए ऐसी वैल्यू आई हमारे पास, 0 नहीं आएगी इस वाले केस में। अब बेटा अब आप लोग एक फॉर्मूले को अच्छे से जानते हैं सर, कौन सा फॉर्मूला, कोसाइन 3x का फॉर्मूला, जिसमें हम लोग जानते हैं सर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहां से अगर मैं आप लोगों से कहूं सर cos क्यूब x की वैल्यू बता सकते हैं, तो आप लोग पता है क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे सर cos क्यूब x की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी, cos क्यूब x की वैल्यू हो जाएगी cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में 4 हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। जिसमें से 4 को अगर आप बाहर कर देंगे तो यू विल गेट योर वैल्यू एज 1/2। फिर cos 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, sin 3x अपॉन में 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 3 sin x हो जाएगा। इसमें आप 0 से π/6 वैल्यू डालेंगे। जब आप बच्चा लोग अब इसे सॉल्व कर लेंगे ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डाल देंगे। जैसे π/6 अगर डालते हैं तो ये बेटा 1/3 हो जाएगा, π/6 डाल देंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 0 डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 2 6 2 12 बेटा अपॉन में 12 आ जाएगा, और 2 और 3 3 जाना ही 11 अपॉन में 12 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया। आज मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन मुझे होमवर्क में ज्यादा डालने पड़ेंगे। बताइए, इज दैट क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया। कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा लगेगा। आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये छोटा तरीका है, आप इसे अप्लाई कीजिए। आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं उमेश, है ना, वो थोड़ा सा लेंथियर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक और सवाल मैं यहाँ पर आप लोगों को देता हूँ। इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। जितना भी आप लोगों के पास नॉलेज है बेटा, उस हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। तो आप लोगों को मिलते हैं 45 सेकेंड्स। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कैसे देते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही है। अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, वरना थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। आज ज्यादा सवाल जाएंगे बेटा होमवर्क में, ज्यादातर क्वेश्चंस होमवर्क में जाएंगे, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और हमने अभी तक क्वेश्चन टाइम शुरू नहीं किया है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स सी। ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं अगर आप लोगों को बताऊं, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली आप लोग खुद से बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं कैसे दूंगा बेटा, वही दूंगा, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दूंगा, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। सर ये कैसे आया, ये कैसे आ गया, तो इसे हम लोग देखते हैं कैसे आया। बेटा अगर मैं इस इंटीग्रेशन को i मान लेता हूं तो यहाँ से बेटा मेरे पास दूसरा i जो होगा
वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 से पाई हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा अगर आप लिमिट को यूज करेंगे, जैसे वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी थी। तो कॉस पाई माइनस एक्स, अब आप जानते हैं सर कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, कॉस पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है, तो ई की पावर माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा, जिसको अगर आप रीराइट करके लिखना चाहते हो तो बेटा आपका नया आई जो होगा ना वो एक शक्ल लेगा बेटा, कैसी शक्ल लेगा, इसको 1 अपॉन में लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपको ऊपर मिल जाएगा e की पावर cos x और नीचे मिल जाएगा बेटा 1 प्लस e की पावर cos x मिल जाएगा। ये आप लोगों को ये रूप दिखाई देगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जब आप इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आपको ये वाला रूप दिखाई देगा बेटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इस वाले आई को और इस वाले आई को अगर जोड़ देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। तो सर लिमिट तो हमारी 0 से पाई है, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर e की पावर cos x है, तो इसका न्यूमरेटर 1 प्लस e की पावर cos x बन जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सर 1 प्लस e की पावर cos x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास 2i बराबर क्या आ जाएगा सर, 2i बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का, जो कि 0 से लेके पाई तक कर रहे होंगे, तो इसका मतलब सर 2i बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, जिसमें 0 से पाई तक की लिमिट डल रही होगी, यानी कि सर i की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ पाई माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ बेटा सभी को, इज दैट क्लियर? ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरीके के सवाल के चांसेस अच्छे हैं बेटा पूछे जाने के। ठीक है, इनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, एक बार अपने हाथों से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए, समय की कमी होने की वजह से हम लोग दौड़ लगाते थोड़ा सा, क्वेश्चन टाइम आप लोगों के सामने आ जाता है बेटा। आसान सवाल होंगे, भरोसा रखना है अपने ऊपर और आंसर करते चलना है। ये रहा फिर सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देना है जल्दी से, ठीक है। तो पहला सवाल है, इस क्वेश्चन के लिए आप कितना ही टाइम लगना चाहिए बेटा, चलिए 30 सेकेंड्स काफी रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, आसान है, आराम से दे सकते हैं। चलिए जल्दी बताएंगे इसका सही जवाब। अगर आपको यहाँ पर अच्छे से आता है फॉर्मूला कि सर ये कौन से स्पेशल इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा, ये जो इंटीग्रेशन है, अगर मैं इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करूं तो इसका आंसर सर सीधा सीधा साइन इनवर्स x अपॉन में 2 आ जाएगा। इतना तेज आपको होना है, जिसमें सर लिमिट हम लोग क्या डाल रहे होंगे, 1 से लेके 2 डाल रहे होंगे। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर, साइन इनवर्स 1 अगर कर दूंगा, यानी 2 अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 2, और 1 अगर डाल दूंगा तो सर ये हो जाएगा पाई अपॉन में 6, यानी मेरा आंसर आ गया पाई अपॉन में 3। तो इसने कहा सर ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो k है, यानी k की वैल्यू क्या आ गई सर, पाई अपॉन में 3 आ गई। तो k अपॉन पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 अपॉन में 3 आ जाएगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बताइए क्लियर हुआ सभी को? इज दैट क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में सही जवाब किसका आया है, सिर्फ शिवम कुमार का है, बाकी सबका आंसर गलत हो गया है। काफी सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। ये शिवम पे आपका ही आंसर सही आया, बाकी सबका गलत आया है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को बस स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए था और उस बेसिस पे आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर साइन स्क्वायर एक्स को मुझे 0 से लेके पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करना है, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं बेटा। बहुत प्यार से आंसर आएगा, और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 30 सेकंड्स में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। 30 सेकंड्स का टारगेट आप लोगों को दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए।
चलिए बच्चा लोग इसे देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए कि सर ये 0 से π/2 दिया हुआ है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे मांगा है। इसके अपॉन में क्या बेटा, इसके अपॉन में 1 होता है ना, जनरली हम लोग लिखते नहीं है। लेकिन स्मार्टनेस मेरी ये कहती है कि सर अगर मैंने इसको अपने चश्मे के थ्रू ऐसे देखा कि सर इसके अपॉन में 1 ना लिखकर अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो सर ये तो उसी रूप में आ गया जिसका आंसर मैं कैसे निकालता था, आंसर कैसे निकालता था बेटा, हाफ ऑफ π/2 माइनस 0, तो मेरा आंसर हो जाएगा π/4। खत्म सवाल बेटा, बताइए मजा आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चन को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? जब आप ऐसे सोचेंगे तो आप लोगों का जो मेंटल थॉट प्रोसेस का जो लेवल होगा ना, वो बेटा बढ़ाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को ऐसे देखने के लिए, ऐसे समझने के लिए। तो ट्रिक लग रही है, लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये एक्चुअली उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे ही कर देंगे। देन गाइस, सभी को समझ में आया कि सर अपॉन में 1 को हम लोगों ने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगर इमेजिन कर लिया तो सर ये वो वाला क्वेश्चन बन जाता है, और वो वाला क्वेश्चन बन गया तो सर इसमें ट्रिक भी लग जाएगी, डेफिनेट सी बात है। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या मिल रहा है सर? हमें ये क्वेश्चन मिल रहा है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, तो थोड़ा सोच समझ कर अगर आंसर कर सकते हैं तो बेटा जरूर कीजिए। मैं आप लोगों को 45 सेकंड्स इस क्वेश्चन के लिए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, है ना? देखो, इसमें हम लोग वो प्रॉपर्टी a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये क्वेश्चन पता है कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा सर 0 से 1 ही रखो। तो हमने वेरिएबल x को क्या किया बेटा, वेरिएबल x को 1 माइनस एक्स में बदल देना है, तो वेरिएबल x 1 माइनस एक्स में बदल जाएगा। तो 1 माइनस एक्स किस में बदल जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स में बदल जाएगा, तो ये हमारे इसके ऊपर पावर 5 आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 0 से 1 इंटू 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 बन जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट करना मेरे लिए बहुत आसान है। कैसे सर? अगर मैं x की पावर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x की पावर 6 अपॉन में 6, और अगर x की पावर 5 को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 6 हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 7 अपॉन में 7, जिसमें अगर आप लोग लिमिट बेटा 0 से लेके 1 डाल रहे होगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 अपॉन में 6 माइनस 1 अपॉन में 7, जो कि आपको बेटा 1 अपॉन में 42 सीधा सीधा आंसर दे देगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया। a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करी है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं फिर से लिख देता हूँ बेटा, 0 से अगर a तक हम लोग fx को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 0 से a तक इंटीग्रेट करते हुए f a माइनस एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों में वैल्यू बराबर आएगी। तो हमने क्या किया सर, लिमिट हमारी 0 से लेके 1 तक थी, इसलिए हम लोगों ने x वेरिएबल को 1 माइनस एक्स में बदल दिया, x वेरिएबल को 1 माइनस एक्स में बदल दिया। ठीक है, चेंज वेरिएबल कर दिया, a से x से a माइनस एक्स में बदल दिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। काफी आसान सवाल है बेटा, इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, ओनली 30 सेकंड दिए जाते हैं बेटा, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। चलिए, तो बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए
कि सर x की पावर 5 जो है वो भी एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, आप चाहो तो चेक कर लो, अगर मन करे तो मैथमेटिकली चेक कर लो। और tan x जो होता है वो भी सर एक तरह का ऑड फंक्शन होता है, तो लॉजिकली सर x की पावर 5 और tan x दोनों के दोनों ऑड फंक्शन हैं, तो इसका मतलब सर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती। सो आंसर ऑप्शन नंबर 4। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, कूल है गाइस, ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, आंसर 0 होना चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बेटा। ये एक क्वेश्चन है, ठीक ठाक सा सवाल है, थोड़ा बाय पार्ट्स का इस्तेमाल हो सकता है, तो सोच समझ कर आंसर करेंगे। 45 सेकंड्स आप लोगों को दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। बच्चा बाई पार्ट्स लगाना है, ठीक है, याद से ध्यान रखेंगे सर, बाई पार्ट्स पहले लगाना है, बिना बाई पार्ट्स के आप लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटिंग यूजिंग बाई पार्ट्स। तो लॉगरिथम x जो होगा वो मेरा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, जबकि x जो होगा वो सेकंड फंक्शन माना जाएगा। सो मेरा आंसर क्या होना चाहिए सर? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx, है ना, ये आ जाएगा। तो आप लोग फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास पहला टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस एक एक्स से बेटा एक एक्स को काट देंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सी तो नहीं लिखेंगे बिकॉज ये इंडेफिनिट नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें हम लोग 1 से लेके ई तक डाल रहे होंगे। तो आप लोगों को दो बातें पता होनी चाहिए बेटा, आपके पास लॉगरिदम ई जो होता है वो 1 होता है और लॉगरिदम 1 जो होता है बेटा वो 0 होता है। इन दो बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। सो जब मैं बेटा ई का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ई का इस्तेमाल करते ही लॉग ई 1 हो जाएगा, तो ये हमें आंसर कितना देगा सर? ई स्क्वायर अपॉन में 2 देगा, और ये हमें माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 4 देगा, तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट। लोअर लिमिट डालूंगा तो बेटा 1 डालने पर ये क्या हो जाएगा सर? log 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो सर 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 1/4 हो जाएगा। सो ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई स्क्वायर बाई 4 इज ई स्क्वायर बाई 4, और माइनस माइनस प्लस बेटा, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है सर? ई स्क्वायर प्लस 1/4 मिलने वाला है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बताइए समझ में आया सभी को गाइस? ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास बेटा इस तरीके से है, कुछ देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे देना पसंद करते हैं, मॉड्यूलस खोल के देना पसंद करते हैं या फिर आप ग्राफिकल मेथड से देना पसंद करते हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस बेटा। देखते हैं इस सवाल का आंसर कितनी देर में आता है। 45 सेकंड्स अकॉर्डिंग टू यू। चलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा। अगर मुझे x माइनस 5 का मॉडुलस दिया हुआ है तो x माइनस 5 का मॉडुलस बेटा 5 पर हम लोग क्या करेंगे सर? वी शेप बना देंगे, यहाँ पर एक शेप, यहाँ पर ऐसे शेप बना देंगे, तो ये x माइनस 5 का मॉडुलस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है सर? आपको 2 पर एक ग्राफ बनाना है ऐसे लाइन, और आपको 8 पर एक लाइन बनाना है, यानी इधर 2 है तो सर इधर 8 है। तो आप मुझसे ये कहेंगे कि सर ये वाली लेंथ 2 से लेके 5 तक की जो लेंथ होगी वो सर 3 की होगी, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी सर? 3 की हो जाएगी। 5 से लेके 8 तक की लेंथ जो है वो सर 3 की है, तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी सर? 3 की हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? इसका एरिया हो जाएगा 9/2।
तो सर इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया भी हो जाएगा 9/2। अगर मैंने दोनों एरियाज को ऐड कर दिया तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मुझे इसका अलजेब्रिक वाला सॉल्यूशन दे दो, तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन के हिसाब से बेटा आप लोग 2 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर रहे होंगे, नेगेटिव ऑफ x माइनस 5 को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, और प्लस 5 से लेके बेटा 8 तक आप लोग पॉजिटिव ऑफ x माइनस 5 को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ये आपका अलजेब्रिक तरीके से सॉल्यूशन आ रहा होगा, लेकिन दोनों में बेटा आप लोगों को इधर से भी 9/2 मिलेगा, इधर से भी 9/2 मिलेगा, तो आंसर आपका 9 ही आने वाला होगा। ये आप आराम से सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल बेटा ये रहा, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे देते हैं। मैं आप लोगों को 45 सेकंड्स दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। बेटा मेरे ख्याल से तो दो बस, ये इसके बाद एक और सवाल है, 2 सवाल हैं, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैं उसे होमवर्क में डाल दूंगा। ठीक है चलिए बेटा, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आता है कि सर tan इनवर्स 1/x जो होता है, tan इनवर्स 1/x जो होता है वो सर सबसे पहले तो cot इनवर्स x के बराबर होता है। सबसे पहले cot इनवर्स x के बराबर होता है। फिर अगर मैं दूसरी बात आपसे ये बोलूं कि सर d/dx ऑफ cot इनवर्स x कितना होता है, d/dx ऑफ cot इनवर्स x बेटा -1/1 + x² होता है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट मुझे इस क्वेश्चन को अगर इंटीग्रेट करना है तो मुझे -1 से लेके 1 बेटा -1/1 + x² को इंटीग्रेट करके देना है। यानी कि सर मैं इसमें इवन ऑड अगर चेक भी करना चाहूँ तो बेटा ये इवन फंक्शन निकलेगा। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करूँ तो सर ये माइनस का tan इनवर्स x इंटीग्रेशन आएगा, जिसमें आप लोग कौन सी वैल्यू यूज कर रहे होंगे बेटा, -1 से 1 यूज कर रहे होंगे। तो जब आप 1 डालेंगे तो बेटा माइनस के π/4 आ जाएगा। जब आप -1 डाल रहे होंगे तो प्लस प्लस माइनस कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के π/4 आ जाएगा -1 डालने पर। तो आपके पास बेटा कितना हो जाएगा, माइनस के π/2 ओवरऑल आंसर हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बताइए सभी को क्लियर हुआ बेटा? ओके ओके ओके, शिवम कुमार की तबीयत खराब है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप रेस्ट करना चाहे रेस्ट कर सकते हैं, 1-2 सवाल की बात है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, आपको पहले क्या दिया होता बेटा, tan इनवर्स x दिया होता, उसका फिर डेरिवेटिव दिया था, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन दिया था। तो डायरेक्टली लिखना नहीं है, कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिखना है बेटा, सोच समझ कर लिखना है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एंड अगला सवाल है नहीं बेटा, होमवर्क प्रॉब्लम है, मजे वाली बात है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं होमवर्क प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। ये रहा सबसे पहला सवाल बेटा, जिसमें आपको gx फंक्शन जो है, ध्यान से देखिए बेटा, उसने क्या दिया हुआ है, x मल्टीप्लाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1/x दिया हुआ है, और आपको वो कह रहा है कि सर मुझे इंटीग्रेट करना है 1/3 से लेके 1 तक gx फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो बेटा अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज यहाँ पर आएगा। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने इसको होमवर्क में दे दिया है कि अगर ये सॉल्यूशन नहीं होता है तो डेफिनेटली मैं आपको करवा दूंगा, या फिर आप डाउट सेशन में डाल सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 37/72। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। थोड़ा देखेंगे इस सवाल को, ग्रेटेस्ट फंक्शन को डील करने की कोशिश करेंगे कि सर अगर x की वैल्यू 1/3 से लेके x की वैल्यू 1 तक चल रही है तो आपके फंक्शन किस किस हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि 1/x के हिसाब से चीजें बदलेंगी, चेंज आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, वही क्वेश्चन है बेटा, इसमें fx फंक्शन जो है ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, और आपको इंटीग्रेट कहां से करना है सर, 1/3 से लेके 1/2 तक इंटीग्रेट करना है, और fx फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो आपको देखना होगा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1/3। सो दिस इज द राइट आंसर। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों का होमवर्क हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए मॉडुलस फंक्शन में sin x माइनस cos x दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है बच्चा लोग, इसका आंसर आने वाला है ये। ठीक है,
इसका आंसर ये आने वाला है। मॉडुलस फंक्शन में आपको क्या करना होगा, मैं हिंट आप लोगों को लिख देता हूं कि सर जब आप 0 से लेके π/4 तक इंटीग्रेट कर रहे होंगे तब आप cos x माइनस sin x को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। इसका रीजन आप लोगों को देखना है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। दूसरा, फिर π/4 से लेके π/2 तक अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो sin x माइनस cos x को इंटीग्रेट करूंगा, तब जाके हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा, 2 twice of √2 - 1 आएगा। इसके पीछे रीजन अगर आप देखें तो बेटा cos x किसी रीजन में sin x से बड़ा होता है और किसी रीजन में sin x जो होता है वो cos x से बड़ा होता है। तो ये रीजन अगर आप लोगों को पता लग जाए तो ये इसका स्पेसिफिक जो कॉज है, रीजन है, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये वो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जिसमें चेंज ऑफ वेरिएबल हम लोग 1 माइनस एक्स से कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स से कर देंगे तो बेटा ये इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा, 0 to 1 ही रहेगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये x की पावर 9 हो जाएगा। फिर आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सो दिस इज अगेन योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास में टोटल मैंने कितने क्वेश्चन करवाए, 8 और 9, कितने सवाल, 8 और 7 टोटल मैंने बेटा कितने सवाल करवाए, 15 क्वेश्चंस करवाए। तो अच्छा, काफी सारे सवाल मैंने करवाए इसकी क्लास में, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चंस हैज बीन डन, तो अच्छा खासा स्कोर है। अब लीडर बोर्ड यहाँ पर शो कर दिया जाए तो 15 में से शिवम कुमार का सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो था वो गलत हुआ था, बट कोई बात नहीं, काफी अच्छा स्कोर है शिवम बेटे। एक मार्क्स ही कम है आपके, बाकी ध्रुव के काफी कम है और फिर उसके नीचे जो बच्चे हैं उनके तो बहुत ही कम स्कोर हैं। तो बेटा ध्रुव थोड़ा और मेहनत करेंगे। नीरज, आपसे मैंने उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो थोड़ा और मेहनत करिए बेटा। नितिन कुमार का भी स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बेटा आप ऊपर जा सकते हैं। बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स सीरियसली काफी कम है, तो बेटा वो थोड़ा और मेहनत करने की कोशिश करें, क्योंकि पॉसिबल है आप लोगों का भी ऊपर आना, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सर? आज की क्लास में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में देखा, उसकी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया और उसके रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि एनडीए में बार बार पूछे जाते हैं उनको देखा। नेक्स्ट क्लास बेटा हमारा किसके ऊपर रहेगा? नेक्स्ट क्लास हमारा एरिया अंडर द कर्व्स के ऊपर रहेगा, जिसके ऊपर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे सर, कैसे कर्व्स को पहचानें, कैसे उनकी रफ स्केचिंग करें, कैसे सिंपल कर्व्स के अंदर एरिया को ढूंढे और कैसे मल्टीपल कर्व्स का एनक्लोज्ड एरिया ढूंढे। ये 4 टॉपिक्स हमारी कल की क्लास में रहेंगे, ठीक है। सो क्लास अगर मजा आया है बेटा, एंजॉय किया है, तो डेफिनेटली अपने आप को एक्सप्रेस करें रेटिंग और फीडबैक के माध्यम से। सो क्लास में यहीं पर खत्म करता हूँ, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।